हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बियर एक्ट की लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे। तो ये हम लोग का जो प्लेलिस्ट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरी बियर एक्ट को कवर कराई जाएगी इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बियर एक्ट नहीं है तो आप इसको ले लीजिएगा और फिर इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है आपको वो पता होनी चाहिए। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इन्फोर्स में आया था 25 अप्रैल 1872 को, ठीक है। ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। तो जो सेक्शन 1 होता है ये तो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट बताता है कि एक्ट का क्या नाम है। तो इस एक्ट को बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि 1872 का एक्ट है और ये इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में लागू होएगा, ठीक है। ये मेरी पुरानी वाली बियर एक्ट है, तब इसमें एक्सेप्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर लिखा है, पर आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब ये लाइन ये हट चुकी है, ठीक है, रिपील कर दी गई है। तो आज हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज समझेंगे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज के इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखेंगे। देखिए, इंटरप्रिटेशन क्लॉज बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितने भी ये इसमें वर्ड यूज़ करे गए हैं, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, ये सब इसमें आगे बियर एक्ट में यूज़ होंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स की मीनिंग इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पहले से दे दी गई है कि क्या है। तो आगे के सेक्शन में जो ये वर्ड आएंगे उनकी जो मीनिंग होगी वो इसमें दी गई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला वर्ड है प्रपोजल, जो सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया गया है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो होता है प्रपोजल। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that of other to such act or absistence, he is said to make a proposal. अगर हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में समझें, when one person, एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये अपनी इच्छा, अपना विलिंगनेस, जो कि कुछ करना चाहता है, ये जो पर्सन है वो कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये कुछ करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता है। ये अपनी इस विलिंगनेस को दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, बताता है, उसको जाहिर करता है कि वो कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता है, ठीक है। टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, इस व्यू से कि वो इस व्यक्ति की एसेंट ले सके, मतलब वो जो इसको प्रपोज करेगा वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक व्यक्ति है ए, इसने दूसरे व्यक्ति से बी से कहा कि मैं अपना मोबाइल 5,000 में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, ठीक है। इसने प्रपोज किया, यहाँ पे प्रपोजल दिया। प्रपोजल को ऑफ़र भी कहा जाता है, इसमें जो टर्म यूज़ हुआ है वो प्रपोजल है। तो इसने ऑफ़र दिया बी को कि मैं अपना फ़ोन 5,000 में तुम्हें बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा फ़ोन 5,000 में ले लूँगा। तो यहाँ जो ए ने किया बी से कुछ करने को कहा और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। वो इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है दूसरे व्यक्ति को कुछ करने की या कुछ ना करने की। जैसे इसमें इसने ये अपना मोबाइल बेचने की इच्छा बी को जाहिर की, ठीक है। तो ये ए ने प्रपोज करा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सिग्निफाइज, मतलब उसको जाहिर, सिर्फ इच्छा करने से ही कुछ नहीं होगा, उस इच्छा को सिग्निफाइज करेगा। जब वो उस इच्छा को जब एक्सप्रेस करेगा तब कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल किया। तो यहाँ पे उसने ए ने बी को प्रपोज किया, प्रपोजल दिया कि वो अपना मोबाइल 5,000 में बेचना चाहता है, ठीक। तो ये तो हो गया प्रपोजल। बी जो सेक्शन 2 क्लॉज बी है ये बोलता है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। तो इसमें कहा गया है कि जब एक व्यक्ति ने कुछ प्रॉमिस किया, मतलब कुछ प्रपोजल किया कि तुम मेरा मोबाइल, जैसे इसमें कहा कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, ठीक। बी ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रपोजल को, कि वो बी इस मोबाइल को अगर ख़रीदने के लिए तैयार हो गया, तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। तो जब बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, बी भी तैयार हो गया इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए, तो ये जो इन लोगों के बीच में हो गया, ये हो गया प्रॉमिस, ठीक है। तो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, जब किसी व्यक्ति को कोई
जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से को प्रपोजल देता है और जब दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन है? तो जो पर्सन जो प्रपोजल कर रहा है, ठीक है, जिसने प्रपोजल किया है कुछ करने को या कुछ ना करने को, तो वो हो गया प्रॉमिसर। ठीक है, ये प्रॉमिसर हो गया। और जो ये व्यक्ति है इसने इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिसी हो गया। ठीक, तो जो प्रपोजल करता है वो प्रॉमिसर है और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है कंसीडरेशन। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promised to do or abstain from doing something, such act or subsistence or promise is called consideration for the promise। तो ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, इसको अच्छे से समझने के लिए रुकिए मैं इसको अच्छे से डिफाइन करता हूँ। अगर हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो ए ने प्रपोजल दिया था कि वो अपना मोबाइल 5,000 में बी को बेचना चाहता है और बी ने उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो 5,000 था यहाँ पे ये कंसिडरेशन था। ठीक है, ये इसका कंसिडरेशन था। पर अब अगर इसकी लीगल लैंग्वेज को समझे तो जब प्रॉमिसी एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, तो जब प्रॉमिसर की डिज़ायर पे कुछ करता है, कुछ कर चुका है, ठीक है, पास्ट में उसने कुछ कर चुका है, डन या डज, या कुछ कर रहा है या कुछ करने का प्रॉमिस करता है, तो जब प्रॉमिसी एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर की इच्छा पे कुछ कर चुका होता है या कुछ कर रहा होता है या कुछ करने की इच्छा नहीं, कुछ करने के प्रॉमिस करता है, ठीक है, या फिर या कुछ नहीं करता है या कुछ नहीं कर रहा होता है या कुछ नहीं करने का वादा कर रहा होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रॉमिसी किसी प्रॉमिसर की डिज़ायर पे, किसी प्रॉमिसर की इच्छा पे कुछ कर चुका होता है या कुछ कर रहा होता है या कुछ करने का वादा करता है, ठीक है, या फिर कुछ नहीं करता है या कुछ नहीं कर रहा होता है या कुछ नहीं करने का वादा करता है, तो कोई भी प्रॉमिसी अगर प्रॉमिसर की चाहने पर इनमें से कुछ भी करता है तो वो जो एक्ट होगा, जो वो एक्ट करता है या उस एक्ट को नहीं करता है, या प्रॉमिस करता है, तो जो ये है इसको कंसिडरेशन कहेंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग ऐसे समझे, जो कंसिडरेशन होगा ये 3 काइंड के होते हैं। ठीक है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए की पर्स खो जाती है, ठीक है, ए की पर्स खो जाती है और ए की पर्स बी को मिल जाती है और बी ए को पर्स वापस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है जिसकी पर्स खो गई थी वो बी से प्रॉमिस करता है। अब प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस उसने बाद में किया है, ठीक है, उसको पर्स पहले मिल गई है, उसने बाद में प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा रिवॉर्ड बी को ऐसा रिवॉर्ड 1,000 रुपये देगा। ठीक है, क्योंकि बी ने उसकी पर्स उसको ढूंढ के दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्ट है, जो उसने पर्स ढूंढा है बी ने, वो तब हुआ है जब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो ये एक पास्ट कंसिडरेशन होगा क्योंकि बी ने पहले ही पर्स ढूंढ कर ए को दे दी। ठीक है, जब कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था, मतलब इन दोनों में कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ था कि तुम ढूंढ के दोगे तब तुमको 1,000 रुपये देंगे। बी ने पहले ही पर्स ढूंढ के ए को दे दी और ए ने बाद में प्रॉमिस किया उसको 1,000 रुपये ऐसा रिवॉर्ड देने के लिए। तो यहाँ जो ये प्रॉमिस हुआ है ये
पास्ट कंसिडरेशन होगा। ये जो 1,000 रुपये का जो प्रॉमिस हुआ, ये कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग द पर्स हैपेंड बिफोर एनी एग्रीमेंट, इससे पहले कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, और जो ये एक्ट है ये बिफोर एनी एग्रीमेंट हुआ है, तभी ये पास्ट कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हुआ है ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है। ए ने प्रपोजल दिया बी को कि वो 5,000 ऐसा कंसिडरेशन उसको देगा, नहीं मोबाइल देगा, 5,000 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ए ने प्रपोजल किया कि वो बी को मोबाइल बेचेगा 5,000 में, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो 5,000 रुपये हैं ये ए का कंसिडरेशन है, और बी का कंसिडरेशन क्या है, ये मोबाइल। तो यहाँ पे ये जो एक्ट हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, तो यहाँ पे जो बी को मिल रहा है वो मोबाइल मिल रहा है, ठीक है। और जो ए को मिल रहा है कंसिडरेशन में वो 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। और फ्यूचर कंसिडरेशन अगर हम लोग कहें तो किसी शॉपकीपर ने, ठीक है, एक शॉपकीपर है ए, उसने अपने डीलर से बी से कहा कि वो उसको 1,000 बुक की कॉपी जब डिलीवर कर देगा तो वो उसको 1,000 रुपये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्यूचर कंसिडरेशन है। 1,000 रुपये की बात जो इसमें आई है, ऑन द डिलीवर ऑफ बुक्स, जब वो बुक्स डिलीवर कर देगा तब वो 1,000 रुपये उसको देगा, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। तो आप समझ गए कंसिडरेशन जो है 3 काइंड के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों काइंड के कंसिडरेशन हो सकते हैं। और कंसिडरेशन कोई भी अमाउंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसा एक्ट हो सकता है जो उसको करने के लिए, या फिर कोई एक्ट नहीं भी करने के लिए भी वो भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन समझ गए आप। अब देखते हैं एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट हर एक प्रॉमिस या हर एक प्रॉमिस का सेट जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। तो ऐसे समझिए, देखिए प्रॉमिस क्या है, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो हो जाता है प्रॉमिस, ठीक है। तो जैसे एक एग्रीमेंट हुआ पार्टीज़ के बीच में, एक एग्रीमेंट हुआ एक घर के लिए, ठीक है, ये एक घर है, ठीक, घर मान लो इसको। तो ए ने बी से ये प्रपोजल दिया कि वो अपना घर 5 लाख, ठीक है, 5 लाख में ये अपना घर बेचना चाहता है, ठीक है। और बी ने इसे वो इसके बदले में इससे कहा, एक्सेप्ट तो कर लिया बी ने इसको कि वो घर खरीद लेगा 5 लाख में, पर उसने ये भी कहा कि अब तुम ये घर किसी और को नहीं बेचोगे जब तक तक मैं 5 लाख का इंतजाम कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉमिस है और सेट ऑफ प्रॉमिस भी है कि उसने 5 लाख का घर तो वो खरीद रहा है, पर उसने ये भी प्रॉमिस किया है उसके अपने एसेंट, जो उसने अपनी एसेंट दी है इस बात पे दी है कि ठीक है मैं 5 लाख का इंतजाम कर लूँगा, तब तक तुम ये घर किसी और को मत बेचना। तो जो ये प्रॉमिस है और सेट ऑफ प्रॉमिस इसमें हुआ है वो एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, वो एक एग्रीमेंट है। तो हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है। जैसे यहाँ पे जो पहले एग्जांपल दिया था कि ए ने अपना प्रपोजल दिया कि वो अपना मोबाइल बेचना चाहता है बी को 5,000 रुपये में, ठीक है। तो ए ने जो प्रपोजल दिया और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया उस कंसिडरेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ए के लिए क्या कंसिडरेशन है, ये 5,000 रुपये, और बी के लिए क्या कंसिडरेशन है, ये मोबाइल। तो इसमें क्या बोला गया, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों के लिए जो कंसिडरेशन है, ठीक है। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, ये 5,000 रुपये, क्योंकि ए को अपने मोबाइल के बदले में 5,000 रुपये मिल रहे हैं, और बी को 5,000 रुपये के बदले में ये मोबाइल मिल रहा है, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस, ठीक है, और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो वो हो गया एग्रीमेंट। तो हम लोगों ने देख लिया एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट जब दो पार्टीज़ आपस में किसी बात को लेकर एग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट होता है। जैसे यहाँ पे ए ने बी से मोबाइल के लिए बात की कि वो अपना मोबाइल बेचना चाहता है बी को, इसने प्रपोजल दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। और जो इन लोगों का कंसिडरेशन है, ए का कंसिडरेशन ये 5,000 रुपया है और बी का कंसिडरेशन ये मोबाइल है, ठीक है। तो ये तो एग्रीमेंट हो गया। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। तो यहाँ जो हुआ ये तो एग्रीमेंट हो गया। तो जब दो पार्टी आपस में एग्री होते हैं तो वो सब कुछ जो होता है हम लोगों में एक कंसिडरेशन के लिए जो एग्री होते हैं दो पार्टी, वो तो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एग्रीमेंट का ही एक पार्ट होता है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी एक एग्रीमेंट ही होगा। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो पार्टीज पे लीगली बाइंडिंग होंगे। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे कुछ
लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेक्शन 10 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी। पहला तो फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज़ में। तो कंसेंट फ्री होना चाहिए और पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और किसी भी लॉ में एक्सप्रेसली इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो अब इसको एक एक समझते हैं कि कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या है। तो फ्री कंसेंट को समझने से पहले हम लोग कंसेंट को समझते हैं। तो कंसेंट मीन्स होता है नॉलेज एंड अप्रूवल, ठीक है। तो अगर नॉलेज और अप्रूवल है तो वहाँ पे कंसेंट होगा। तो नॉलेज मीन्स इस बी को, जो ये मोबाइल फ़ोन ले रहा है, इसको नॉलेज होना चाहिए कि वो किस चीज़ पे अपना एसेंट दे रहा है, मतलब वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। इसका एग्जांपल ले ले कि अगर ए के पास 2 बाइकें हैं, ठीक है, ए के पास 2 बाइक्स हैं, ठीक है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो यहाँ ए ने बी से कहा कि वो अपनी बाइक बेचना चाहता है, पर ए ने ये नहीं बताया कि वो कौन सी बाइक बेचना चाहता है, ठीक है। तो अब बी को ये नॉलेज में नहीं है कि बी ए कौन सी बाइक बेचना चाहता है। बी को लगता है कि बी ब्लैक वाली बाइक की बात कर, वो बी को लगता है कि ए ब्लैक वाली बाइक बेचना चाहता है। तो बी ने जो अपनी कंसेंट दी बाइक खरीदने के लिए, उसने ब्लैक बाइक के लिए कंसेंट दी, जबकि वाइट जो था, जो ए था, वो वाइट बाइक बेचना चाहता था। उसने जो प्रपोजल दिया वो वाइट बाइक का दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे, ये फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी ने कंसेंट तो दी पर ब्लैक बाइक के लिए कंसेंट दी, और ए ने जो प्रपोजल किया था वो वाइट बाइक के लिए गया था, पर प्रपोजल की नॉलेज बी को नहीं थी। बी को लगा कि उसने ब्लैक बाइक के लिए प्रपोजल किया है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। तो फ्री कंसेंट समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तो अब दूसरा, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो पार्टीज़ जो होंगी वो, उन्होंने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली होनी चाहिए, मतलब वो मेजर होने चाहिए। जो पार्टीज़ है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, माइनर नहीं होने चाहिए। जो पार्टीज़ हैं वो मेजर होने चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों मेजर पार्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों साउंड माइंड की होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वो पागल है, उसके किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी लॉ में उसको डिसक्वालीफाइड ना कर दिया गया हो, ठीक है। तो ये सब रीज़न है जो कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और फिर लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखें तो ए, बी और सी, इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि ए, बी, सी आपस में डी के साथ एक फ्रॉड करेंगे, और जो उस फ्रॉड से जो पैसा आएगा वो आपस में तीनों लोग डिवाइड कर लेंगे इक्वली। तो क्या, जब ये लोग ऐसा फ्रॉड करेंगे तो इस जो फ्रॉड है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट फ्रॉड है, ठीक है, जो कि अनलॉफुल है। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे अगर इन लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं भी हुआ तो ये लोग कोर्ट नहीं जा सकते कि हम लोग के बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके लिए इन लोगों ने आपस में डिवीज़न इक्वली नहीं किया। तो इस डिवीज़न के लिए ये लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। वो एग्रीमेंट तो हुआ इन लोगों में पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। और अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ए ने आप बी को सी से डिवोर्स लेने के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए। तो ए ने बी को 2 लाख उधार दिए, ठीक है, कि वो सी से डिवोर्स ले ले, फिर ए बी से शादी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये 2 लाख रुपए हैं, ये जो 2 लाख का कंसिडरेशन है, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है, क्योंकि अगर यहाँ पे बी जो है वो सी से डिवोर्स नहीं लेती है, ठीक है, तो जो ए है वो ये क्लेम नहीं कर सकता, ये 2 लाख रुपए बी से क्लेम नहीं कर सकता कि हम लोगों में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि ये कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। तो आप समझ गए, ए ने यहाँ पे बी को 2 लाख रुपए जो उधार दिए थे, इस एक एग्रीमेंट किया कि अगर तुम सी से डिवोर्स ले लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और बी ने सी से डिवोर्स नहीं लिया। तो क्या ए क्लेम कर सकता है कोर्ट में? तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और किसी भी लॉ में वो वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए।
अब इसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड को ऐसे समझ सकते हैं कि अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि किसी ऐसी कंट्री का पर्सन है, ऐसी कंट्री का पर्सन है जो इंडिया में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि ऐसा पर्सन है जो कि एक एलियन एनिमी है। तो अगर कोई एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये एक्सप्रेसली वॉइड है पहले से, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो ये सारे एजेंशियल्स अगर फुलफिल हो गए तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्रीमेंट तो समझ गए, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो ये तो एग्रीमेंट हो गया। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस को समझते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस को समझने से पहले प्रॉमिस दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो जब कोई व्यक्ति प्रपोजल दिए जाने पर अपना उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, एसेंट दे देता है, तो वो वहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक ऐसा प्रॉमिस होता है कि दोनों पार्टी साइमल्टेनियसली ऑब्लिग्ड होते हैं कि वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करे साइमल्टेनियसली। ओके, अब ऐसे मान लीजिए जैसे ये फ़ोन है, ठीक है। तो ए ने कहा कि मैं अपना फ़ोन 5,000 में तुमको बेचूंगा, ठीक है। ए ने प्रपोजल दिया और बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ प्रॉमिस तो बन गया कि ए ने फ़ोन बेचा और इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे इसने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया, ठीक है। इसने प्रपोजल दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस हो गया। पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट तब आता है कि अब ये बात नहीं है कि ए ने फ़ोन दे दिया और फिर बी फ़ोन लेके घर चला गया और उसने पैसे ही नहीं दिया। तो बी को भी अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस तुरंत परफॉर्म करना पड़ेगा। ए फ़ोन तभी देगा जब बी उसको 5,000 रुपये तुरंत दे देगा। तो ये जो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, इससे पहले से ये होता है कि आप दोनों पार्टीज़ को अपना प्रॉमिस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर दोनों पार्टीज़ को अपना प्रॉमिस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना होगा तो ऐसे प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। कुछ प्रॉमिस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए साथ में, तो आपको आसान रहेगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस को अगर हम लोग समझे, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कंसिस्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस और प्रॉमिसेस, ठीक है। प्रॉमिस भी हो सकते हैं, प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं, विच आर टू बी परफॉर्म्ड simultaneously. In such case, there is no obligation on the promiser to perform his promise unless the promisee is willing to perform his रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे केसेस में जो अदर पार्टी है, जो प्रॉमिसर है, वो लीगली ऑब्लिगेशन, उसके पास कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करे जब तक अनलेस जो प्रॉमिसी है वो अपनी रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर देता। मतलब एग्जांपल अभी देख लेते हैं। तो यहाँ प्रॉमिसर लीगली बाइंडिंग नहीं होगा जब तक अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, जब तक बी अपना प्रॉमिस परफॉर्म, अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर देता, कि जब तक बी इसको 5,000 रुपये नहीं देगा तब तक ए यहाँ पे बाउंड नहीं है, ठीक है, अपना मोबाइल बी को देने के लिए। तो ये तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। कुछ प्रॉमिस ऐसे भी होते हैं जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस की नीड नहीं होती है।
कि दोनों एक साथ रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म करें, ऐसी नीड नहीं होती। प्रॉमिस तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, पर साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, जैसे अब आप ये मान लीजिए ए ने बी से ये कहा, तुम अगर मेरे लिए एक घर ढूंढ दोगे किराए पे रहने के लिए, ये घर ढूंढ दोगे तुम मेरे लिए, मतलब ये बी एक ब्रोकर है, ठीक है। ए ने ब्रोकर बी से कहा कि अगर तुम मेरे लिए रहने के लिए घर ढूंढ दोगे तो मैं तुमको एक कमीशन दूंगा अच्छा खासा, ठीक है। तो जो एक कमीशन की बात हुई, ये तो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो कमीशन है ये साइमल्टेनियसली इसको नहीं परफॉर्म करना होगा। जो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ और ये इसने एक्सेप्ट कर लिया इस एग्रीमेंट को, इसने प्रपोजल दिया कि तुम मुझे घर ढूंढ के दोगे तो मैं तुमको ये कमीशन दूंगा उस घर ढूंढने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे, ये जरूरी नहीं है इसमें। तब ये अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा ए, जब बी इसके लिए घर ढूंढ के दे देगा। तो जैसे ही बी ने घर इसको ढूंढ के दे दिया, ए ने कमीशन दे दिया, ठीक है। ए ने बाद में कंसिडरेशन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं हुआ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस यहाँ पे हुआ कि उसने मोबाइल अपना तभी दिया जब उसने 5,000 रुपये दे दिया। तो एग्रीमेंट में जब रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात होगी तो उसको तुरंत अपना दोनों को अपने जो ड्यूटी है तुरंत फॉलो परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और जहाँ ये वाला केस है, यहाँ पे उसको कंसिडरेशन अमाउंट तब मिलेगा जब वो उसको घर ढूंढ के दे देगा। तो आप लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझ गए। प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आई होप आप रेसिप्रोकल प्रॉमिस अच्छे से समझ गए होंगे। आप देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। तो ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, जिनके ब्रीच पे आप कानून की मदद नहीं ले सकते, जब लिखा हो नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते उनके ब्रीच पे, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन से एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक एग्रीमेंट ये ए ने बी से, जो कि ड्रग डीलर है, ठीक है, ड्रग डीलर है, उसने ए ने कहा कि अगर तुम मुझे इतना ड्रग, जैसे जो भी हो 20 ग्राम, जो भी जैसे भी आता हो ड्रग्स, मुझे तो पता नहीं, पर जो भी हो, कि आप मुझे 20 ग्राम ड्रग्स देंगे, बी से कहा, तो जब आप मुझे 20 ग्राम ड्रग्स डिलीवर कर देंगे तब मैं आपको जो अमाउंट होगा ड्रग्स का वो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बी ने ए को ड्रग्स डिलीवर कर दिया तो क्या ए उस अमाउंट को अगर नहीं देता है तो क्या बी इस एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये एग्रीमेंट है इसका ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है। तो जब लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। और अगर आपने, अब यहाँ पे ए है तो ये बी है, अब यहाँ पे बी जो है वो माइनर है, ठीक है। तो अगर बी माइनर है और ए ने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट बी ने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, बी ने उसको एक्सेप्ट करा और उसको परफॉर्म कर दिया, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए। तो अगर बी कॉम्पिटेंट है ही नहीं, क्योंकि वो एक माइनर है, मेजर नहीं है, तो ये एग्रीमेंट भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट समझ गए। अब कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि अब हम लोग समझ चुके हैं कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे सभी एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग होंगे, जो इन्फोर्सिएबल बाई लॉ होंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट होना चाहिए उसमें प्लस इन्फोर्समेंट बाय लॉ होना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट जो होता है इसमें प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है, प्रपोजल होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एक एग्रीमेंट तो मस्ट है कि दोनों पार्टी आपस में एग्री होने चाहिए। और सेक्शन 10 में जो जो एजेंशियल दिए हैं उनको फॉलो करते हुए अगर कोई एग्रीमेंट बना है तो वो इन्फोर्सिएबल बाई लॉ हो जाएगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए क्या कंडीशन है, प्रपोजल होना चाहिए। पहले ए ने प्रपोजल दिया, फिर बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करा, तो वो प्रॉमिस बन गया, तो वो हो जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पार्टीज़ के ऑप्शन पे उसको बाद में जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब तो वो वैलिड होता है, पर बाद में उसको वाइड कर दिया जाता है, मतलब शून्य कर दिया जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। जब वो पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो वैलिड एग्रीमेंट था, ठीक, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बाद में पार्टीज़ के किसी भी या तो एक पार्टी या बोथ पार्टीज़ के ऑप्शन पे उसको वॉइडेबल कर दिया गया। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी भी एक पार्टी के ऑप्शन पे वॉइड कर दिया जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के चलते हुआ हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ उसमें, या फ्रॉड हुआ हो, या कोएर्शन हुआ हो, या मिस्टेक हुआ हो। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीज़ों के चलते हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अब एक कंपनी में ये बॉस है, ठीक है, ये बॉस है, और बी एक न्यू बाइक खरीदता है, ठीक है, ये न्यू बाइक खरीद के लाता है, ये इसका एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये एक कंपनी में बॉस है और ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये जो एम्प्लॉय है ये एक नई बाइक खरीद के लाता है, और जो इसका बॉस है ये बी से अपना बी पर अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस देता है, डालता है, और कहता है कि तुम अपनी ये न्यू बाइक मुझे 20,000 में बेच दो, 20,000 में बेच दो, ठीक है। तो अब बी इसको मना नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका बॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बी ने अपनी बाइक इसको बेच दी, पर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये बॉस के अनड्यू इन्फ्लुएंस में हुआ, क्योंकि इसने बॉस ने अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस इस पर डाला कि अगर क्योंकि इसको डर था कि अगर इसने अपनी बाइक नहीं बेची तो बॉस इसको नौकरी से निकाल देगा, ठीक है। तो जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो बी है वो कोर्ट में जाके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट घोषित करवा सकता है, ठीक है। बी के ऑप्शन पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, मतलब कोई, अब ये ए है वो अपनी एक चेयर बेचना चाहता है, ठीक है, बी को, तो बी को इसने ए ने बताया कि जो मेरी चेयर है वो बिल्कुल नई है, जबकि रियलिटी ये है कि ये चेयर बहुत 30-40 साल पुरानी है, ठीक है, 30 साल पुरानी मान लीजिए, और इसको बता देता है कि बिल्कुल नई चेयर है। तो ये इसने मिस रिप्रेजेंटेशन करा, ठीक है, इसने फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट है और बाद में बी को पता चलता है कि नहीं है तो चेयर बहुत सालों पुरानी है, तो वो बी के ऑप्शन पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कर दिया जाएगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में तो जब वो बने तो वो वैलिड थे, अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बना तो वैलिड हुआ, इसने प्रपोजल दिया, इसने एग्री कर दिया, पर जो यहाँ पे फैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन करा गया कि चेयर को जो बिल्कुल 20-30 साल पुरानी थी उसको नया बताया गया, और बी ने इस ये बात को सुनते ही कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि यार न्यू चेयर है, पर बाद में पता चला कि ये चेयर तो बहुत पुरानी है। तो बी के ऑप्शन पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाके घोषित कराया जा सकता है। और अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के थ्रू करा गया हो या धमकी के थ्रू करा गया, कि जो भी हमने एग्जांपल बताया था कि अगर ए ने बी को धमकी दिया, ठीक है, गन पॉइंट पे धमकी दिया कि अगर तूने इस पे एग्रीमेंट पे साइन नहीं करा तो मैं तुमको गोली मार दूंगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये एक कोएर्शन पे हुआ ना, धमकी देकर थ्रेट करा उसने। तो ऐसे भी जो एग्रीमेंट होंगे, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। या फिर कोई मिस्टेक हुआ है, अब जैसे वो बाइक वाला था कि वो वाइट बाइक बेचना चाहता था, ठीक है, और वो ब्लैक समझ रहा था बाइक, ए के पास 2 बाइकें थी, वो अपनी वाइट बाइक बेचना चाहता था बी को, ठीक है, सी मान लो, ठीक है, ए सी को अपनी वाइट बाइक बेचना चाहता था, पर सी ने सोचा कि वो ब्लैक बाइक की बात कर रहा था, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मिस्टेक हुआ है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए हो रहा है, तो या फिर लॉ में वो इलीगल है, तो ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाई लॉ बिकम वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब वो इन्फोर्सिबल में आया तब वो लॉ की नज़र में सीज्ड है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की नज़र में वैलिड नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अब माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ये करा गया
तो ये तो शुरुआत से ही वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि लॉ की नज़र में जो माइनर है वो एबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। या फिर किसी ड्रग डीलर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर तुम मुझे जब ड्रग डिलीवर कर दोगे तब मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड होते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट आप समझ गए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पार्टीज़ के ऑप्शन पे वाइड कराया जाता है, जब पार्टीज़ को अंडर इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ करके उस जब पार्टीज़ की तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो शुरुआत से ही वाइड होता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब पार्टीज़ को, जो अभी हम लोगों ने बताया कि अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इस टाइप से जब कुछ होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि पार्टी के ऑप्शन पे वाइड हो जाते हैं, ठीक है। और जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शुरुआत से ही वाइड होते हैं, जैसे किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ड्रग डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कि जब तुम ड्रग डिलीवर कर दोगे, ए ने बी से को कहा कि जब तुम मुझे ड्रग डिलीवर कर दोगे तो मैं इस ड्रग का जो पैसा होगा तुमको दे दूंगा। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वाइड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।